कि किसी भी मशीनरी को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। ग्रुप 1 की मशीनरी ग्रुप 1 में ही इंश्योर होगी, ग्रुप 4 में नहीं हो सकती। ग्रुप 2 की मशीनरी ग्रुप 2 में ही इंश्योर होगी, ग्रुप 5 में नहीं हो सकती। तो ये इंटरचेंज पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रीमियम रेट भी ओडीटीपी पीए की तरह नहीं, बस एक ही रेट है। इसके अलावा सिर्फ आप अर्थक्वेक चार्ज कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि प्रीमियम रेटिंग निकालने का पैटर्न एकदम डिफरेंट हो गया मोटर से। कोई रिजेम्बलेंस नहीं किसी भी तरीके का। हाँ, आपके सामने ये इश्यू आ सकता है कि ये जो ग्रुप है इनमें कौन सी मशीन दी है और किस तरीके से शामिल की गई है। ये मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ग्रुपिंग को किया गया है। जैसे ग्रुप 1 में रिस्क कोड स्टार्ट होता है 101 से, और मशीनरी जो शामिल की गई है वो है जैसे चेन ब्लॉक्स, कंप्रेसर, कन्वेयर बेल्ट, क्रेन अप टू 10 टन्स, कंक्रीट पंपिंग प्लांट, सीमेंट स्लोस, रेलवे ट्रैकर्स, पोर्टेबल प्रोटेक्शन टेंट्स, स्क्रैपर्स, वाइब्रेटर्स, लाइक दैट। तो ये जो कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स इसमें शामिल हुए ये केवल ग्रुप 1 में ही रहेंगे और इनका प्रीमियम रेट 0.60% प्लस अर्थक्वेक ही रहेगा। नो चेंजेस पॉसिबल। ये सीपीएम के टैरिफ से डायरेक्ट होता है, इस पर मोटर का टैरिफ अप्लाई नहीं होता। सीपीएम का टैरिफ अंडर इंजीनियरिंग क्लास डिफरेंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। सिमिलरली ग्रुप 2 का देखिए। ग्रुप 2 में किस तरीके की मशीनरीज होंगी। कोडिफिकेशन होगा 201 से स्टार्ट होकर के सारी मशीनरीज का। और ग्रुप 2 में जो रेटिंग होगी वो एग्रीगेट प्लांट, एयरलॉक्स, गैस पावर जनरेटिंग प्लांट, ग्रेडर्स, मोबाइल मिक्सिंग प्लांट, मैकेनिकल स्वेपर्स, स्टोन क्रशर्स, ट्रैक्टर ट्रेलर्स, लाइक दैट। अब ये जो मशीनरीज हैं, आपके पास कोई मशीनरी के लिए कोई इंश्योरेंस आता है, आपने सिर्फ ये टैरिफ में 5 ग्रुप देखने कौन सी ग्रुप में है, उसी ग्रुप की रेट एज इट इज अप्लाई कर देनी, प्लस अर्थक्वेक चार्ज करना, दैट्स ऑल। ग्रुप 3 का भी देख लीजिए। कोडिफिकेशन होगा 301 से स्टार्ट। मशीनरीज होंगे बुलडोजर, क्रेन अबव 10 टन कैपेसिटी, डाइविंग इक्विपमेंट्स, एक्सकेवेटर्स, ब्रिज इंस्पेक्शन मशीन, मोबाइल डाइविंग रिग, रेल माउंटेड सेंट्री, ब्रेकडाउन व्हीकल्स, हाइड्रोलिक ट्विन बूम जंबो ड्रिलिंग मशीन्स, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक डिगिंग आर्म लोडर। इनकी रेट क्योंकि ₹1 है परसेंट, अर्थक्वेक एक्स्ट्रा चार्ज किया जा सकता है। थोड़ी रिस्की मशीन्स भी है इसमें, लेकिन ये मशीन भी किसी दूसरे ग्रुप में इंश्योरेबल नहीं होंगी। जो सबसे ज़्यादा हाईली रिस्क की मशीनरीज हैं वो ग्रुप 4 में आती हैं। उनका प्रीमियम रेट भी ₹2 है प्लस अर्थक्वेक। कोडिफिकेशन भी 401 से स्टार्ट होता है। इसमें ड्रिलिंग मशीन फॉर वाटर सप्लाई, टनल बोरिंग मशीन, इस तरीके की मशीन दी जाती है। और सबसे कम रिस्क वाली मशीन ग्रुप 5 में आती है, जिनका प्रीमियम रेट केवल 20 पैसा परसेंट है। इसमें वो मशीन भी हो सकती है जिनको कि जो सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है, जिनका अपना इंजन नहीं होता, जिनको माउंट करके या कनेक्ट करके ही चलाया जा सकता है किसी भी दूसरे व्हीकल से, वो मशीनरीज इस ग्रुप में आ जाएंगी। अब क्योंकि अर्थक्वेक का प्रीमियम सेपरेटली चार्जेबल है और अर्थक्वेक का पैटर्न वही है जो कि फायर इंश्योरेंस में होता है कि ऑल इंडिया 4 जोन्स में डिवाइडेड है। जोन 1, 2, 3, 4। जहाँ अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वहाँ प्रीमियम रेट भी हाईएस्ट है, दैट इज 0.10%। जहाँ अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है वहाँ प्रीमियम रेट भी लोएस्ट है, दैट इज फॉर ग्रुप 4 0.01%, 10 टाइम्स का डिफरेंस है। इसमें अर्थक्वेक में इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्ट ऑफ गॉड पेरिल्स एक्सेप्ट अर्थक्वेक शामिल है।
तो ये जो अर्थक्वेक का रेट है इसको सेपरेटली चार्ज किया जा सकता है। अब आप किसी भी प्रपोजल पर वर्क करें, उसका चेक भी ले लें, उससे पहले ये समझ लें कि आपको किन प्रपोजल्स पर काम नहीं करना है, क्योंकि डिक्लाइन लिस्ट में 6 कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स है और आप जानते हैं कि हर कंपनी की अपनी एक डिक्लाइन लिस्ट होती है। उस डिक्लाइन लिस्ट में वो व्हीकल्स होते हैं जो कि वो मशीनरीज होती हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा हाई क्लेम रेशो दे रही है, इसलिए उनको डिक्लाइन लिस्ट में डाल दिया जाता है टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए डिक्लाइन लिस्ट में क्या है। सबसे पहला रजिस्टर्ड व्हीकल। जो भी व्हीकल, चाहे वो एक्सकेवेटर है, क्रेन है, रोड रोलर है, आरटीओ से रजिस्टर्ड है, उसका इंश्योरेंस सीपीएम में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसका इंश्योरेंस नहीं होगा, फिर उसका इंश्योरेंस मोटर व्हीकल कैटेगरी में हो जाएगा, क्योंकि नाउ दैट इज द व्हीकल, रजिस्टर्ड व्हीकल विद द आरटीओ, तो उसका इंश्योरेंस मोटर व्हीकल कैटेगरी में हो जाएगा। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, टनल बोरिंग मशीन्स, all type of underground dist machines, waterborne machineries, oil gas drillings, rigs, इनको डिक्लाइन लिस्ट में इसलिए डाला हुआ है कि ये प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब सीपीएम के स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्पेशल फीचर है कि इस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड एडिक्वेट होना चाहिए। सम इंश्योर्ड एडिक्वेट होने के मायने हैं कि यहां पर मोटर वाला आईडीवी का फंडा अप्लाई नहीं होगा। ये जो मोटर में इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू की जो टेबल मोटर टैरिफ में दी हुई है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द मोटर व्हीकल्स ऑफ एनी कैटेगरी। लेकिन हम सीपीएम की बात कर रहे हैं तो आईडीवी की टेबल तो होगी नहीं अप्लाई। ऑन द कॉन्ट्रेरी उसका वाइस वर्सा पोजीशन होगी बिल्कुल। कैसे होगी कि सम इंश्योर्ड इन सीपीएम पॉलिसी मस्ट बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी बाय न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द सेम काइंड एंड सेम कैपेसिटी। रिप्लेसमेंट वैल्यू, और इसमें भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्रेट, ड्यूज, कस्टम ड्यूटीज और एनी काइंड ऑफ इरेक्शन कॉस्ट शामिल की जा सकती है। तो क्योंकि व्हीकल, मोटर व्हीकल तो हर साल डेप्रिशिएट होता है, इन मशीनरीज की कीमत हर साल और बढ़ती है, तो इनका इंश्योरेंस करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पर होना है। बढ़ने का रीजन बता दूं मैं आपको। मार्केट इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ सकता है। जिस चीज की जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई के लिए तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हैदराबाद सिटी के रहने वाले हैं और हैदराबाद में 20,000 कार पर ईयर की डिमांड है, तो कार मैन्युफैक्चरर्स 20,000 सब मिनिमम करेंगे मैन्युफैक्चर, 22, 25, 30,000 भी कर सकते हैं। उसी रेफरेंस में आप ये देखिए कि हैदराबाद में कितने एक्सकवेटर की डिमांड होगी, कितनी क्रेन की डिमांड होगी, कितने रोड रोलर्स की डिमांड होगी, क्योंकि इनके बायर्स कम है, यूज भी स्पेसिफिक है, प्रोजेक्ट साइट पर ही यूज होता है, बायर्स भी कम है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी। और एट टाइम्स ये पोजीशन हो जाती है कि किसी मशीनरी का कोई पार्ट टूट गया या मशीनरी ही टोटल लॉस हो गई, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्टर को तो इमीडिएट रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि उसका सारा प्रोजेक्ट वर्क टाइम बाउंड है, डे एंड नाइट वर्क चल रहा है। एक मशीनरी की वजह से सब कुछ हाल्ट पे आ जाएगा, लेबर का काम भी रुक जाएगा, बाकी चीज़ें भी रुक जाएंगी, तो ही कांट अफोर्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोई पार्ट भी, इंपॉर्टेंट पार्ट भी टूटा है तो उसका भी चाहे इंपोर्ट करना पड़े लेकिन वो अर्जेंट चाहिए। मशीनरी अगर टोटल लॉस भी हो गई है तो भी अर्जेंट चाहिए, क्योंकि उससे सारा प्रोजेक्ट हिल गया, हाल्ट पे आ गया,
स्टॉप हो गया। तो ऐसी कैपेसिटी में, ऐसी पोजीशन में मशीनरी में फ्रेट भी खर्च हो सकता है, कस्टम ड्यूटी भी लग सकती है, इरेक्शन कॉस्ट भी लग सकती है, इसलिए ये सब उसकी कॉस्ट में शामिल कर लिए जाते हैं इंश्योरेंस के टाइम, और इनको उस रिप्लेसमेंट वैल्यू पर ही इंश्योर किया जाता है। और क्लैरिटी से समझाऊंगा आपको कि मान लिया कोई क्रेन 3 साल पहले 30 लाख की खरीदी थी, आज उसी मेक मॉडल की क्रेन, उसी मैन्युफैक्चरर की अगर खरीदते हैं तो वो 38 लाख की, तो आज की डेट में उसकी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू कितनी हुई? 38 लाख। उसका इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए? 38 लाख या उससे भी ज़्यादा, लेकिन उससे कम नहीं। क्योंकि अगर मान लिया ये क्रेन टोटल डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी इज रेडी टू पे 38 लाख रुपीज प्रोवाइडेड दिस सम इंश्योर्ड इज 38 लाख रुपीज। अब सम इंश्योर्ड 30 लाख का और इंश्योरेंस कंपनी 38 लाख दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सम इंश्योर्ड एडिक्वेट होना चाहिए, ये बेसिक फंडा है इस पॉलिसी। और एडिक्वेसी के मायने हैं कि करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पर उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। उसमें इन एडिशन टू कॉस्ट ड्यूज भी शामिल हो सकते हैं, फ्रेट भी शामिल हो सकता है, कस्टम ड्यूटीज भी शामिल हो सकते हैं, इरेक्शन कॉस्ट भी शामिल हो सकती है। फॉरगेट द परचेज वैल्यू, करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पर ही इंश्योरेंस कीजिए। इसका सेकेंड प्रिंसिपल है ट्रांजिट कवरेज पॉलिसी में शामिल नहीं है, क्योंकि ये सारे व्हीकल्स आरटीओ से रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल तो हैं, इनको रोड पर चलना डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। लेकिन अगर रोड पर किसी भी तरीके का कोई लॉस और डैमेज हो जाता है तो सीपीएम पॉलिसी उसको पे नहीं करेगी। इनकी ट्रांजिट सिर्फ इतनी अलाउ है कि प्रोजेक्ट साइट पर किसी भी कॉर्नर तक जा सकते हैं, वहां इनका सारा मूवमेंट अलाउ है। लेकिन प्रोजेक्ट साइट से बाहर निकलते ही, पब्लिक प्लेस पर आते ही, रोड पर आते ही इनकी रिस्क सीपीएम पॉलिसी में खत्म हो जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रोजेक्ट साइट कई चल रही होती हैं एट द सेम टाइम, 2-3 साइट चल रही होती हैं। ये भी पॉसिबल हो कि वो 2-3 साइट डिफरेंट सिटीज में चल रही हैं, डिफरेंट स्टेट में चल रही हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स तो अपने प्लांट एंड मशीनरी को यूज करेंगे, उन मशीनरीज को लेके भी जाएंगे दूसरी प्रोजेक्ट साइट पर, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट की रिस्क तो कवर है, फ्लोटर कवर ले सकते हैं। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी हो जाती है कि उसको बाई रोड रूट ना लेके जाए, और अगर उसे बाई रोड रूट ही लेके जाना है तो फिर उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो वह किसी ट्रांसपोर्टर या कैरियर के थ्रू उसे रोड रोलर से कैरी करे, और या फिर उसके रास्ते की रिस्क को कवर करने के लिए मेरिन की ट्रांजिट पॉलिसी ले, जिसमें उसके रिस्क कवर, और इन दोनों में से एज पर हिज चॉइस वो कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता है, तभी ट्रांजिट की रिस्क कवर होगी। वरना सीपीएम में इंश्योर्ड होने वाली किसी भी मशीनरी की ट्रांजिट रिस्क कवर नहीं होती। अब क्योंकि इस पॉलिसी में बहुत सारे कवरेज नहीं है, तो उन रिस्क को कवर करने के लिए कंपनियां एड ऑन कवर बना देती हैं। एड ऑन कवर आप जानते हैं, वो रिस्क होती है जो कि इनबिल्ट कवरेज में शामिल नहीं होती, एक्स्ट्रा रिस्क होती है, एडिशनल रिस्क होती है, इसलिए इसका प्रीमियम भी एक्स्ट्रा या एडिशनल होता है। ऑप्शनल होता है ये कि एड ऑन कवर, और किसी भी कंपनी के पास किसी भी पॉलिसी के कितनी भी एड ऑन कवर हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से एड ऑन कवर हैं। पहला है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। आपने पॉलिसी में देखा कि थर्ड पार्टी कवरेज केवल और केवल प्रॉपर्टी डैमेज के लिए है। पर्सन की ना तो डेथ कवर है, ना डिसेबिलिटी कवर है, ना इंजरी कवर है। और प्रोजेक्ट साइज पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं, 2 साल 3 साल भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी रहती है किसी भी थर्ड पर्सन की लायबिलिटी आ सकती है, क्योंकि कई बार तो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन भी कोलैप्स हो जाते हैं। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेना
जरूरी हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इस इंप्रेशन में नहीं रहता कि इसमें भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी मोटर पॉलिसी की तरह अनलिमिटेड होगी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। जब उन्हें पता है कि सीपीएम पॉलिसी वो हर साल ले रहे हैं, सीपीएम में थर्ड पार्टी लायबिलिटी का पर्सन की लायबिलिटी का कवरेज ही नहीं है, इसलिए एडिशनल पे कर रहे हैं प्रीमियम, तो उस केस में वो 2 लिमिट भी सेलेक्ट करते हैं। और ये 2 लिमिट होती हैं, एनी वन पर्सन और एनी वन एक्सीडेंट। ये दोनों लिमिट जितनी भी वो सेलेक्ट करेंगे उस पर 0.25% की रेट से प्रीमियम चार्ज हो जाएगा, तो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी कवर हो जाएगी। अब मान लिया किसी कॉन्ट्रैक्टर ने अपने क्रेन का इंश्योरेंस कराया, तो एनी वन पर्सन की लिमिट जैसे 10 लाख ले ली और एनी वन एक्सीडेंट की 25 लाख ले ली, तो इसी लिमिट तक की लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की कवर होगी। अनलिमिटेड यहाँ भी नहीं रहेगा, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट यहाँ पर अप्लाई ही नहीं होगा। सेकेंड है ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्टर की किसी भी मशीनरी को ओनर की सराउंडिंग प्रॉपर्टी से कोई भी रिस्क हो तो उसके लिए ये एड ऑन कवर लिया जा सकता है, जिसका प्रीमियम रेट है 0.25%। क्लियरेंस एंड रिमूवल ऑफ डेब्रिस, इसकी नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स को जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट पर रिमूवल ऑफ डेब्रिस अक्सर होता रहता है। कोई पोर्शन टूट गया, किसी को तोड़ा गया, कोई कंस्ट्रक्टेड कोलैप्स हो गया, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं प्रोजेक्ट्स पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहीं फॉल्टी डिजाइन है, कहीं रॉन्ग मेजरमेंट है, कहीं लेबर की केयरलेसनेस है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो कई बार कंस्ट्रक्टेड पोर्शन को भी रिमूव करना पड़ जाता है, इसलिए रिमूवल ऑफ डेब्रिस पे जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी महंगी होती है। इस रिस्क को भी कवर कराया जा सकता है 0.25% पर। इसके अलावा जो टाइम बाउंड प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एक्सप्रेस फ्रेट और एयर फ्रेट, ये तीनों का कवरेज भी इसमें शामिल है, क्योंकि अगर कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है या कोई बहुत दूर से मंगानी पड़ती है जिसमें कि बहुत चार्जेज आ रहे हैं, तो वो चार्जेज अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर को अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। अगर ये एड ऑन कवर एट द कॉस्ट ऑफ फ्यू थाउजेंड रुपीज अगर ले लिए जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी विल रियम्बर्स द एक्चुअल अमाउंट। So all these 6 add-on covers are very important, and they are advisable whenever you are selling this policy to any contractor. You can advise them to take the add-on covers. You will get an extra premium, and he will get a wider coverage. So this is a win-win situation for both. अब पॉलिसी में क्या कवर नहीं है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। और सबसे पहला जो एक्सक्लूजन है दैट इज मोस्ट कंफ्यूजिंग, क्योंकि पॉलिसी किसी भी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन को कवर नहीं करती है। अब किसी कॉन्ट्रैक्टर का एक्टिवेटर या क्रेन या रोड रोलर काम करते करते उसमें कोई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया तो उसका तो काम सारा रुक गया। वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मांगेगा और इंश्योरेंस कंपनी उसके क्लेम को रेपुडिएट भी कर देगी, सिर्फ इसी ग्राउंड पर कि ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन है। तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानता है कि मशीनरी खराब होगी तो इंश्योरेंस कंपनी की रिस्क की पॉलिसी इसीलिए ली गई है। लेकिन यहाँ ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन कोई एक्सीडेंटल लॉस नहीं होता। दिस इज ए लॉस ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑपरेटर्स। होता क्या है कि मान लिया कोई क्रेन ही है या कोई एक्सकेवेटर है, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर खुद तो नहीं कर रहा ना, कौन कर रहा है? ऑपरेटर है या ड्राइवर है या लेबर है। एंड इफ ही इज केयरलेस इन यूजिंग द कूलेंट, फ्लूइड, लुब्रिकेशन, अगर ये चीजें टाइम टू टाइम उसमें नहीं डल रही हैं तो इंजन सीज हो जाएगा, मशीनरी प्रॉपर काम नहीं करेगी, तो ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ये किस लिए हुआ? केयरलेसनेस से हुआ। तो ये एक्सीडेंटल लॉस तो है नहीं। Therefore, this CPM policy will exclude this loss. Secondly, boiler और प्रेशर वेसल्स
में अगर कोई लॉस होते हैं तो वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे, क्योंकि बॉयलर्स और प्रेशर वेसल्स की एक सेपरेट पॉलिसी होती है इंजीनियरिंग क्लास में, उसके लिए अलग से पॉलिसी दी जाती है। नॉर्मल वियर एंड टीयर्स भी इसमें पॉलिसी में कवर नहीं होंगी, क्योंकि जो मशीनरी काम कर रही है प्रोजेक्ट साइट पर, उसका कभी चाकू टूट गया, कभी ड्रिल टूट गई, कभी बैटरी खराब हो गई, कभी टायर फट गए, कभी रोप्स टूट गए, कभी चेन टूट गई, तो ये सब तो वियर एंड टीयर के लॉस है। काम करेगी मशीनरी, यूज होगी, तो उसमें इस तरीके के लॉस होंगे। दे आर नॉट एक्सीडेंटल लॉसेस। वार रिस्क कवर नहीं है, न्यूक्लियर रिस्क कवर नहीं है, और ट्रांजिट रिस्क कवर नहीं है। तो ट्रांजिट रिस्क का मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलग से कवरेज ले लेना चाहिए। अब बाई चांस उसकी कॉन्ट्रैक्टर की किसी मशीनरी में मान लिया कोई पार्सल लॉस हो गया, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट टूट गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कैसे सेटल करेगी? फुल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स देगी, प्लस रिपेयर चार्ज भी देगी सीपीएम पॉलिसी में। डिसमेंटलिंग का चार्ज भी मिलेगा, रीइरेक्शन का चार्ज भी मिलेगा, डेप्रिसिएशन केवल उन्हीं पार्ट्स पे कटेगा जिनकी लिमिटेड लाइफ है। जो भी रिपेयर वर्क है उसमें जो भी एक्चुअल मटेरियल या लेबर कॉस्ट लग रही है वो भी पे होगी, केवल सालवेज कटेगा पार्ट रिप्लेसमेंट का। लेकिन ये सब तब होगा जब उस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड एडिक्वेट होगा। अगर सम इंश्योर्ड पूरा नहीं है तो फिर अंडर इंश्योरेंस अप्लाई हो जाएगा, और अंडर इंश्योरेंस अप्लाई होते ही एवरेज क्लॉज लग जाएगा। एवरेज क्लॉज लगने के मायने हैं कि द क्लेम विल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड टू द अंडर इंश्योरेंस। यानी कि कोई 40 लाख की मशीन दी थी, उसका बीमा ही 30 लाख का लिया गया और उसमें लॉस हो गया, उसमें मान लिया 20 लाख का या 15 लाख का या 10 लाख का, 20 लाख का मान लिया लॉस हो गया, तो क्योंकि आपने इंश्योरेंस ही 3/4 वैल्यू का कराया है, 40 लाख की मशीनरी या 30 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 3/4 वैल्यू का इंश्योरेंस हुआ, तो क्लेम भी आपको 3/4 पोर्शन ही मिलेगा। वहां ये प्रॉब्लम आई। इंश्योरेंस कराते टाइम तो ठीक है, क्लेम के टाइम पर क्योंकि सर्वेयर ने, जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है, उसकी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू भी चेक करनी है और असेसमेंट भी करना है, पॉलिसी क्लॉजेज भी अप्लाई करने हैं और डिडक्टिबल्स भी अप्लाई करने हैं। तो वहाँ जब कंडीशन ऑफ एवरेज लगेगी, एवरेज क्लॉज लगेगा, अंडर इंश्योरेंस अप्लाई होगा, तो क्लेम जो रिड्यूस होगा उसका डायरेक्ट लॉस किसको होगा? केवल और केवल इंश्योर्ड। और डू नॉट हर्ट योर इंश्योर्ड। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपका इंश्योर्ड का नुकसान हो और वो आपसे रिन्यूअल के लिए भी अप्रोच नहीं करे या दूसरे किसी भी इंश्योरेंस के लिए अप्रोच नहीं करे। यही पोजीशन टोटल लॉस में होगी, क्योंकि टोटल लॉस में भी क्या होगा? अगर मशीनरी पूरी की पूरी जल गई, डैमेज हो गई, ब्रेकडाउन हो गई, उसके ऊपर कुछ बिल्डिंग पोर्शन का आग गिरा, तो मशीनरी अनयूजेबल होगी। अब उस केस में इंश्योरेंस कंपनी उस मशीन की, न्यू मेक एंड मॉडल की रिप्लेसमेंट वैल्यू आपको देने को तैयार है और केवल पॉलिसी डिडक्टिबल्स अप्लाई करेगी। लेकिन कंडीशन वही है कि अगर आपका सम इंश्योर्ड तो पूरा हो। आपकी मशीनरी जितनी महंगी है और आप सिर्फ प्रीमियम की वजह से कम अंडर इंश्योरेंस ले रहे हैं, कम सम इंश्योर्ड ले रहे हैं, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं सोचता। वो सोचता है जितने की करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू है उसमें बीमा कराया जाए। आप उससे प्रीमियम मांगेंगे तो प्रीमियम के लिए वो कभी रिफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कभी भी अंडर वैल्यू पर उसको इंश्योर मत कीजिए। और क्लैरिटी से आपको अगर मोटर का और नॉन मोटर का डिफरेंस समझना है तो मैं आपको पॉइंटर वाइज समझा देता हूं। देखिए, मोटर में क्लासिफिकेशन होता है व्हीकल्स का, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल, जीसीसीबी, पीसीसीबी,
एंड मिस्टी। यहाँ मशीन्स का क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन मशीन्स कैसे होती हैं? वो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, उसी हिसाब से उनकी प्रीमियम रेट एप्लीकेबल। क्योंकि इन सारी मशीन ने प्रोजेक्ट साइट पे काम करना है। मोटर की पॉलिसी में नेम्ड पैरेल्स है, पॉलिसी में लिखे हुए इन रिस्क से, इन पैरेल से पॉलिसी में रिस्क कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, फायर, एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन, लाइटनिंग, बर्गलरी, अर्थक्वेक, STFI, मैलिशियस डैमेज इसमें शामिल है, टेररिस्ट एक्टिविटी, ये सब पैरेल्स लिस्टेड है। CPM की पॉलिसी में ऑल रिस्क पॉलिसी, cause of losses which are not excluded under the policy are not payable, otherwise all other losses are payable। तो ये ऑल रिस्क पॉलिसी होगी। इसके अलावा जो एड ऑन कवर्स हैं वो तो दोनों पॉलिसीज के डिफरेंट होंगे। जो एड ऑन कवर्स ले रखे हैं वो रिस्क कवर हो जाएंगे। और देखिए, मोटर की पॉलिसी में अगर कोई मिसडी पॉलिसी दी गई है, जैसे मान लिया कोई एक्सीवेटर है, उसका RTO से रजिस्ट्रेशन है, तो आपने उसको मिसडी पॉलिसी दे दी मोटर, उस केस में उसका ओवर टर्निंग की रिस्क का एडिशनल प्रीमियम चार्ज किया जाएगा मोटर में, क्योंकि ओवर टर्निंग कैन बी कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम ओनली इन मोटर इंश्योरेंस। CPM में ये इनबिल्ट कवर बाय डिफॉल्ट, उसका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं किया जाता। मोटर की पॉलिसी में जो कंपल्सरी एक्सेस है डिडक्टिबल, वो बहुत ही कम है। जैसे 2 व्हीलर में 100 रुपये है, कार में 500 रुपये है। कार में 1000 cc से ज़्यादा की गाड़ी है तो 1000 रुपीज़ है, और कमर्शियल व्हीकल्स में भी 1500, 200, 2000 और 2500, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन CPM का कंपल्सरी एक्सेस स्टार्ट ही 12,500 से होता है, मिनिमम है 12,500। तो उसमें कंपल्सरी एक्सेस ज़्यादा है, और कंपल्सरी एक्सेस आप जानते हैं हर क्लेम पे कटेगा। पॉलिसी पीरियड में जितने भी क्लेम आएंगे उनमें सबका डिडक्टिबल। मोटर की कैटेगरी में जिस व्हीकल का भी इंश्योरेंस किया जा रहा है वो सब पर मोटर टैरिफ अप्लाई होगा। CPM को मोटर टैरिफ से कोई लेना देना ही नहीं। CPM पॉलिसी में CPM का टैरिफ लागू होगा। सारे मोटर व्हीकल्स पब्लिक यूज के लिए होते हैं, पब्लिक प्लेस पे यूज कीजिए, पैसेंजर के लिए कीजिए, गुड्स कैरिंग के लिए कीजिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए कीजिए। प्राइवेट व्हीकल है तो 2 व्हीलर प्राइवेट कार है तो, लेकिन पब्लिक प्लेस पर यूज कीजिए। ये जो CPM है ये केवल लिमिटेड यूज के लिए होते हैं और प्रोजेक्ट साइट पर ही होते हैं, और उसमें भी यूज डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि एक्सकेवेशन है, हार्वेस्टिंग है, ड्रिलिंग है, क्योंकि मशीन इसी तरीके से डिजाइन की जाती है कि जो पर्पस बेस्ड हो। ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग मशीन काम करेगी, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट काम करेंगे। अब मोटर व्हीकल में जो भी व्हीकल इंश्योरेंस होगा वो कंपल्सरीली RTO से रजिस्टर्ड होगा, और क्योंकि वो कंपल्सरीली RTO से रजिस्टर्ड है तो ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी रोड पर किसी भी स्टेट में इंडियन टेरिटरी में मूवमेंट कर सकता है। उसकी इंश्योरेंस किस प्लेस से किस स्टेट से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेयर इन इंडिया दैट कैन बी यूज्ड। और इवन मोटर इंश्योरेंस में तो यह भी प्रोविजन है कि आप ज्योग्राफिकल एरिया को एक्सटेंड करा सकते हैं, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव हो सकते हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव हो सकते हैं। लेकिन जिस मशीनरी का इंश्योरेंस CPM में किया जा रहा है वो सिंगल लोकेशन पर यूज होगी या उन मल्टीपल लोकेशंस पर यूज होगी जहां की कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट चल रहा है।
और जिनके लिए उसने फ्लोटर लिया हुआ और उसका यूज भी प्रोजेक्ट साइट के लिए ही कन्फाइंड है। इंटरसाइड मूवमेंट अलाउड है, आउटसाइड मूवमेंट अलाउड नहीं है। उसमें से भी कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड हो सकते हैं, कुछ कनेक्टेड या माउंट होकर के ही चलेंगे। अब थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे आएगी। मोटर इंश्योरेंस की थर्ड पार्टी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पर्सनल इंजरी में केवल प्रॉपर्टी डैमेज में 7.5 लाख तक का कवरेज है, जिसमें कि टू व्हीलर का तो 1 लाख का ही है। तो पर्सन के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी। और आपने देखा कि सीपीएम थर्ड पार्टी लायबिलिटी पर्सन के लिए तो है ही नहीं, उसके लिए तो एड ऑन कवर लेना पड़ेगा। एड ऑन कवर में भी जो एओए और एओवाई सेलेक्ट किए गए हैं उतनी लिमिट होगी और उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना होगा। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी का कवरेज मोटर पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट है, कोई रिजेम्बलेंस है ही नहीं। यहाँ बॉडीली इंजरी या डेथ या डिसेबिलिटी या इंजरी कवर्ड ही नहीं है। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवर्ड है, केवल वो भी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड तक। अब आइए सम इंश्योर्ड पर कि मोटर पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड आप ले रहे हैं वो आईडीबी टेबल के हिसाब से ले रहे हैं, यानी एक्स शोरूम प्राइस लेस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द एज ऑफ द व्हीकल। दिस इज आईडीबी टेबल। एज ऑफ द व्हीकल के हिसाब से आपको 5 साल की टेबल बना के दे दी गई कि आप पर ईयर इतने % उसकी एक्स शोरूम प्राइस को कम करते चले जाइए। उस पर क्लेम हो रहा है नहीं हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आईडीबी तो कम होगी, उसी % से कम होगी। यहाँ तक कि पॉलिसी आज अगर व्हीकल खरीद रहे हैं तो आज भी उसकी 5% वैल्यू कम हो जाएगी। तो सम इंश्योर्ड इज बेस्ड ऑन द आईडीबी। सीपीएम में इसका बिल्कुल अपोजिट है, वाइस वर्सा। यहाँ पर पॉलिसी रिप्लेसमेंट वैल्यू कॉस्ट पर ही इश्यू होगी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द व्हीकल से मेक एंड मॉडल के हिसाब से डीलर से पूछ करके इंश्योरेंस किया जा सकता है कि क्या है आज की डेट में। तो सम इंश्योर्ड बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न होगी। अब ये पॉलिसी ट्रांसफरेबल तो दोनों ही केस में, मोटर में भी है और सीपीएम में भी है, लेकिन जो नो क्लेम बोनस है, ये नो क्लेम बोनस का फंडा केवल मोटर इंश्योरेंस में, सीपीएम में है ही। और नो क्लेम बोनस का फंडा कैसे काम करता है? हर साल क्लेम फ्री ईयर पर जब भी मोटर पॉलिसी रिन्यू होने के लिए आएगी, उसके ओडी प्रीमियम पर एनसीबी के टेबल के हिसाब से एक सर्टेन % से उसका ओडी प्रीमियम रिड्यूस कर दिया जाएगा। और ये हर साल एनसीबी क्लेम फ्री ईयर पर बढ़ता चला जाएगा, जो कि मैक्सिमम 50% तक हो सकता है। लेकिन 50% होने के बावजूद भी पॉलिसी पर अगर कोई क्लेम नहीं लिया जा रहा है तो फॉर फर्दर ईयर्स 50% रिडक्शन विल कंटिन्यू। ये इंश्योर्ड का एंटाइटलमेंट है, व्हीकल का एंटाइटलमेंट नहीं है। अगर ये व्हीकल ट्रांसफर होता है तो इंश्योर्ड से ये एनसीबी न्यू परचेजर को ट्रांसफर नहीं होगा। तो एनसीबी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में, लेकिन ये एनसीबी सीपीएम में है ही नहीं। सीपीएम में क्लेम लिया है तो भी वही रेट एप्लीकेबल है, नहीं लिया है तो भी वही रेट एप्लीकेबल है, केवल अर्थक्वेक की रेट ऐड करना है आपने, नो डिस्काउंटिंग। अगर कोई डिस्काउंटिंग है तो वो कंपनी जो आपकी ऑथराइज कर रही है टैरिफिक डिस्काउंट के नाम से, वही डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। नो क्लेम डिस्काउंट नाम की चीज नहीं होगी। और उसके रेफरेंस को और थोड़ी क्लैरिटी से समझ लीजिए, जिससे आपसे ज़्यादा गलती ना हो। कि जैसे कोई एक टाटा हिटाची X110 एक्सकेवेटर है, 4 साल पुराना है, कॉन्ट्रैक्टर ने 40 लाख का खरीदा था। आपके पास वो इंश्योरेंस के लिए आता है, आप उससे पहला सवाल पूछते हैं कि क्या ये आरटीओ से रजिस्टर्ड है? आपने कहा जी हाँ।
तो आप उसका CPM में तो इंश्योरेंस करेंगे नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड व्हीकल का आप करते नहीं। आपने उसको मोटर पॉलिसी दे दी, मोटर पॉलिसी में IDV आपने उसकी अप्लाई कर दी, 4 साल पुराना है, 5वां रिन्यूअल है, आपने 50% रिड्यूस कर दिया, 20 साल केवल 20 लाख का बीमा किया। और उसमें मान लिया पॉलिसी पीरियड में 5 लाख का क्लेम भी आ गया, आपकी कंपनी ने उसको मोटर क्लेम सेटलमेंट के तहत पॉलिसी डिडक्टिबल काट करके 5 लाख का क्लेम सेटल कर दिया। अब इस केस में वो मोटर व्हीकल हो गया, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर यही टाटा हिटैची X110 एक्सकेवेटर जो 4 साल पहले 40 लाख का खरीदा है, आपके पास इंश्योरेंस के लिए आता है और आप जब पूछते हैं कि क्या ये RTO से रजिस्टर्ड है, तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं, ऑब्वियसली इन दैट केस आप उसको CPM पॉलिसी अटैच करेंगे। जब आप उसको CPM पॉलिसी देंगे तो आप उससे एक और सवाल करेंगे कि इसकी आज की रेट में करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है, क्योंकि 4 साल पहले आपने 40 लाख का खरीदा था। अब इसी मैन्युफैक्चरर के इसी मेक और मॉडल की वैल्यू क्या है, और डीलर से फोन करके कॉन्ट्रैक्टर ने पता किया, पता लगा 50 लाख का है। आपने कॉन्ट्रैक्टर को एडवाइस कर दिया कि इसकी 50 लाख की इंश्योरेंस होगी। कॉन्ट्रैक्टर इज एग्रीड, ठीक है 50 लाख की। आपने उसको CPM पॉलिसी दी और 50 लाख की सम इंश्योर्ड पे इंश्योरेंस करके उसकी रेट निकाल के दे, उसका इंश्योरेंस कर दिया। पॉलिसी पीरियड में अगर मान लिया 5 लाख का क्लेम भी आया तो उसको पॉलिसी डिडक्टिबल्स अप्लाई करके सेटल कर दिया, कोई इशू नहीं। ये दोनों सिचुएशंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एक मोटर इंश्योरेंस का क्लेम हो गया, एक CPM का क्लेम। कंफ्यूजन कहाँ होगा कि आपके पास अगर यही टाटा हिटैची X110 एक्सकेवेटर इंश्योरेंस होने के लिए आता है, आप जब पूछते हैं कि क्या ये RTO से रजिस्टर्ड है, कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है नहीं, आप उसको CPM पॉलिसी दे रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसका जो इंश्योरेंस है वो करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पर होता है। आप उसको भी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह IDV टेबल अप्लाई कर रहे हैं और उस 40 लाख के खरीद के एक्सकेवेटर को केवल 20 लाख में इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो सब कुछ गलत है। क्योंकि पॉलिसी आप दे रहे हैं CPM की, रेट पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं आप सम इंश्योर्ड निकालने का मोटर इंश्योरेंस। अब जब पॉलिसी पर क्लेम आएगा तो सर्वेयर सबसे पहले जो वेरीफाई करेगा वो होगा उसका सम इंश्योर्ड। पता लगा करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू है 50 लाख की और बीमा कराया 20 लाख, IDV टेबल अप्लाई कर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितना डिफरेंस हो गया। एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा 20 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 5 लाख क्लेम की सिचुएशन। क्लेम 5 लाख के लॉस में 2 लाख मिलेगा, उसमें भी पॉलिसी डिडक्टिबल से अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन ऑफ एवरेज लगे। नुकसान किसका हुआ? इंश्योर्ड। ऐसा काम नहीं कीजिए। एस्केलेशन का प्रोविजन है पॉलिसी में। पॉलिसी पीरियड में भी अगर कोई इंक्रीज होती है तो उसको कवर करने के लिए एस्केलेशन लिया जा सकता है, उसका नॉमिनल प्रीमियम होता है। एयर फ्रेट वगैरह का अगर चार्ज लगते हैं, कोई मशीन इंपोर्ट वगैरह की जा रही है तो वो भी सम इंश्योर्ड में अप्लाई यानी कि ऐड किया जा सकता है। फ्लोटर का प्रोविजन है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के एक से ज़्यादा लोकेशंस पर काम चल रहे हैं तो सभी लोकेशंस को प्रपोजल फॉर्म में देकर के कंप्लीटली कवर कराया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रांजिट ऑफ मशीनरीज अलाउ नहीं होगी, उसके लिए उसे अलग से एड ऑन कवर ही लेना होगा। तो जब भी किसी प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस करते हैं आप कॉन्ट्रैक्टर की, उसके मेक, मॉडल, आइडेंटिफिकेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ये सब प्रपोजल फॉर्म में भरते हैं। उसी के हिसाब से उसका
सम इंश्योर्ड भी डिसाइड कीजिए। अब ये जो व्हीकल्स हैं, आपके पास ऐसे ऐसे व्हीकल्स के प्रपोजल आ सकते हैं जो आपने ना तो नाम सुने ना देखे। तो आपके पास क्या तरीका बचता है? गूगल में व्हीकल का नाम डालिए, उसकी इमेज देखिए, उसकी इंश्योरेंस कीजिए। डीलर से करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ व्हीकल्स है। जैसे लॉन मूवर है, लेडर कैरियर है, लेवलर्स है, लेटरोडन डोजर्स है, ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर्स हैं, डंपर्स है, डस्ट कार्ट है, वाटर कार्ट है, रोड स्वेपर है, वैरायटी ऑफ व्हीकल्स। बट दे आर ऑल कॉमर्शियल व्हीकल्स। इन सबका यूज कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए ही होता है। नॉर्मली ये प्रोजेक्ट साइड पर यूज होते हैं। कभी कभी आपको रोड पर दिख भी जाए तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इनमें से काफ़ी कुछ जो आरटीओ से रजिस्टर्ड है उनका तो व्हीकल का भी इंश्योरेंस होगा। जैसे मोबाइल सर्जरी डिस्पेंसरीज हैं, मिल्क वैन है, प्रिजन वैन है। तो ऐसी वैन्स तो रोड पर आपको मिलेंगी। रेफ्रिजरेटर, प्री कूलिंग यूनिट है, ये व्हीकल्स आपको रोड पर दिखाई देंगे, क्योंकि आरटीओ से रजिस्टर्ड है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना उनका काम ही कैरी करना, तो उनके पास मोटर पॉलिसी होगी। लेकिन सीपीएम पॉलिसी वाले व्हीकल जैसे कि स्क्रैपर्स, शॉवेल्स, लेवलिंग प्लांट, स्प्रेइंग प्लांट, तार स्प्रेयर्स, टिपर्स, टॉवर वैगन्स, ट्री डोजर्स, ये इस तरीके के जो प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट है, ये व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं, बशर्ते कि आरटीओ से रजिस्टर्ड हो जाए। नहीं आते हैं तो सीपीएम में इंश्योरेंस होता है। तो सीपीएम का फंडा बड़ा क्लियर है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर की प्लांट एंड मशीनरी जो कि प्रोजेक्ट साइट पर यूज हो रही है, जिसका यूज कन्फाइंड टू प्रोजेक्ट साइट है, वही इसमें शामिल होगी। मोटर टैरिफ से गवर्न नहीं होगी, मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न नहीं होगी, मोटर की क्लासिफिकेशन नहीं होगा, सीपीएम की अलग टैरिफ होगी या सीपीएम का अलग प्रीमियम चार्ज करने का मेथड है, सीपीएम के अलग एड ऑन कवर्स उस पर अप्लाई होंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें कि एडुकेट और सम इंश्योर्ड होना चाहिए, ट्रांजिट कवरेज नहीं मिलेगा। ये सीपीएम पॉलिसी। आप में किसी का भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? Any questions from anyone? I presume you people are already selling this policy, because this is most sellable policy and contractors must be approaching to you for the purchase of this policy, because variety of vehicles are available with the contractors and they always prefer to insure their vehicles. Any questions? Any doubts? So this is okay with all? Okay, see you tomorrow with next product at the same time. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.